Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of AITS Major Test 9 for the NEET 2025 which was held on 13th April 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. जो question number first है inorganic का, that is question number 2. The IUPAC name of the compound, this one, AgNH3 का whole twice, AgCN का whole twice. देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, PYQ है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ भी क्वेश्चन है. इसमें बच्चे गलती करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग. AgNH3 का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस. देखिए कुछ लोग तो इसमें बोल देते हैं कि पहला वाला कैटायन है, दूसरा वाला एनायन होता है, इसको मान लो. क्योंकि देखो इसको नाम लिखने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम हम लिख सकते हैं, नाम बहुत आसान होता है. लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वी हैव टू डिसाइड द कैटायन एंड एनायन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि कौन इसमें कैटायन है, कौन इसमें एनायन है. यही डिसाइड करना हमारे लिए चैलेंज होता है. तो कितने लोग इसमें बोल देते हैं कि पहले वाले को कैटायन मान लो, दूसरे वाले को एनायन मान लो. ये कोई फॉर्मूला लिखने का रूल नहीं होता है. फॉर्मूला लिखने के लिए कि पहले कैटायन को लिखेंगे बाद में एनायन को लिखेंगे, कोई स्ट्रिक्ट. हाँ, नाम लिखने के लिए कि पहले कैटायन को लिखेंगे बाद में एनायन को लिखेंगे, ये रूल है. लेकिन फॉर्मूला लिखने का ऐसा कहीं रूल नहीं है कि कैटायन को ही पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे देखो मैं बताना चाहता हूं कि NaCl में ठीक है, Na प्लस Cl माइनस बाद में लिखे हैं. लेकिन अगर हम एसीटेट कोई फॉर्मूला लिखे, लेड एसीटेट, तो ऐसे लिखते हैं. कैल्शियम एसीटेट ऐसे लिखते हैं. इसमें एनायन पहले लिखते हैं, कैटायन बाद में लिखते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला लिखते समय ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि पहले कैटायन को ही लिखना है बाद में एनायन को लिखना है. तो पहले तो इस बात से आप अवगत हो जाइए कि इसको कैटायन इसको एनायन अपने मर्जी से नहीं मान लेंगे. ये आपको डिसाइड इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है यही डिसाइड करना कि कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है. अगर वो डिसाइड हो गया तो फिर आप क्वेश्चन बना सकते हैं. तो इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा आपको. इसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं सॉल्ट एनालिसिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, वो आपको याद करना पड़ेगा. क्या पॉइंट है जरा समझिए. जैसे यहाँ पे सिल्वर है तो ये चीज पता होना चाहिए कि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो ये बात पक्का है कि सिल्वर के ऊपर चार्ज +1 होगा. जैसे जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन से +2 होगा. ये सब पता होना चाहिए. जैसे सिल्वर का अगर सिल्वर का +3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा. प्लेटिनम का अगर +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. लेकिन प्लेटिनम का अगर +4 ले लेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है. ये सब पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट होते हैं सर. तो Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसके मतलब कि इसके ऊपर चार्ज +1 होगा, इसके ऊपर चार्ज 0 होगा, इसका चार्ज +1 आ जाएगा पूरे पे चार्ज. इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, +1 -2 पूरे पे चार्ज -1 हो जाएगा. इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम बाद में लिखेंगे. डाईएमीन, डाईएमीन, इसमें ए सिंगल एम है, गलत है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे. ए डबल एम होना चाहिए. डाईसाइनाइडो नहीं, डाईसाइनो नहीं, डाईएमीन सिल्वर 1, डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट. जब एनायन होता है, जब एनायन होता है तो लैटिन नेम में ए लगा के यूज करते हैं, 8. अर्जेंटाइन इसका होता है, अर्जेंटेट इसको लिखते हैं, लास्ट में 8 लगा देते हैं. जब एनायनिक फॉर्म हो तो उसमें CMI के नाम लिखते समय लैटिन का यूज करते हैं, लैटिन नेम यूज करते हैं. तो अर्जेंटेट 1, तो इसलिए सेकंड का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द लेंथेनॉइड आयन इज नॉट कलरलेस. देखो लेंथेनॉइड आयन कलरलेस है कि नहीं, इसके लिए एक तो है कि कितने लोग बोलते थे कि F ऑर्बिटल में अगर F0 है या F14 है तो कलरलेस होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई नहीं होता है. उसमें ऑर्बिटल कपलिंग काम करता है, ठीक है ना. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग काम करता है जो कि एडवांस चीज है, उसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं. कपलिंग हम लोग को नहीं पढ़ना है. तो कपलिंग कॉन्सेप्ट उसमें मेजर काम होता है जो कि हम डिसाइड कर पाएंगे, जो कि एडवांस चीज होता है, हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है. लेकिन फिर भी हम लोग NCERT के तहत अगर चलेंगे नीट पैटर्न पे तो एक शब्द लिखा हुआ उसी से काम चला. जैसे Zn+2 इसमें D10 होता है, डी ब्लॉक में काम चढ़ जाता है. डी ब्लॉक में कोई D10 D0 कलरलेस होता है, इसलिए कलरलेस है सर. क्यूरियम +3 ये नहीं होगा, एक कलर्ड होगा, एक कलर्ड होता है. ल्यूटेटियम +3, ल्यूटेटियम +3 में F14 हो जाएगा, एक कलरलेस होगा. और लोरेंसियम +3 इसमें भी F14 होगा, ये भी कलरलेस होगा. तो कलर्ड कौन है? नॉट कलरलेस, तो सेकंड इज नॉट. क्यूरियम +3 कलरलेस,
नहीं है सर, एक कलर्ड होंगे, क्योंकि इसमें ना तो D0 है, ना F14 है, ना F0 है। ऐसा फिर से बता रहे हैं, D ब्लॉक में D0 D10 कलरलेस सभी हैं, लेकिन F ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं है। F ब्लॉक में कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग काम करता है कलर चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे ये चीज काम हम नहीं करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना जरा सा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन होगा क्यूरियम +3 कलर्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 6. The inert gas having positive electron gain enthalpy. The correct order is, बिल्कुल सही है। सारे नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सारे का पॉजिटिव होता है। इनका जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन बराबर, फिर जेनन, फिर रेडॉन और सबसे कम हीलियम होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बात करें, सबका निगेटिव होता है, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर यही हो जाएगा। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे, अगर पॉजिटिव वाला बात किया जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिर्फ बात पूछे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा, तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हो जाएगा? हीलियम का होगा। सबसे खराब नियॉन का। तो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, इसका मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे पुअर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा सबसे कम हो जाएगी उसकी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही ऑर्डर पूछा है, पॉजिटिव वाला का सबसे ज्यादा नियॉन का होगा, फिर आर्गन होगा, फिर जेनॉन, फिर ये भी सही है। आर्गन और हीलियम में आर्गन का ज्यादा हीलियम का कम है, तो सही है, लेकिन हीलियम जेनॉन में जेनॉन का कम, ये गलत हो गया सर। हीलियम नियॉन में हीलियम का ज्यादा गलत है, जेनॉन का ज्यादा सही है। नहीं, जेनॉन और हीलियम में हीलियम का कम होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन आर्गन का, हीलियम और आर्गन में आर्गन का कम होगा, गलत हो गया है। तो सही ऑर्डर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन छोड़ दिया है, क्योंकि आर्गन क्रिप्टन का बराबर होता है, जेनॉन और हीलियम। तो 6 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये सर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज ए फोल्डेड स्क्वायर। बिल्कुल सही है, SF4 का शेप होता है फोल्डेड स्क्वायर। एक लोन पेयर है, F F F F, इसको सीसो भी बोलते हैं, फोल्डेड स्क्वायर भी बोलते हैं, पाई शेप भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। फोल्डेड स्क्वायर बिल्कुल सही है। द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन, ये तो गलत हो गया ना। लोन पेयर एक्सियल पे कहां प्रेजेंट होता है? इक्वेटोरियल प्रेजेंट होता है, तो गलत है, ये लाइन ही गलत हो गया। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। 3rd 10 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एलिमेंट विथ Z इज इक्वल टू 116 विल बी एन। सही है, देखो 118 होता है नोबेल गैस ऑग्नेशन, तो 116 क्या हो जाए, सॉरी 117 क्या हो जाएगा? हेलोजन। 116 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस भी बोला जाता है, कैल्कोजेंस। तो इनर ट्रांजिशन नहीं, इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं? ए ब्लॉक वाले, ये नहीं होंगे, गलत है, ए ब्लॉक तो है नहीं। एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप का भी नहीं होगा। कैल्कोजेंस सही है। निकोजेंस तो नाइट्रोजन फैमिली का होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 14 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एमॉन्ग ग्रुप 16 एलिमेंट द लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। बॉइलिंग पॉइंट घटता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनोमियल। मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों घटते रहता है। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ते रहता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनोमियल। मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो सबसे लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो सबसे लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? सल्फर का। और सबसे हाईएस्ट किसका होगा इसमें? पोलोनोमियल का। तो 21 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1st। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द टेट्राहेड्रल MO4N- इज नोन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट इज। MO4 वेनेडियम का 3rd नहीं बनता है ना, वेनेडियम का 5 में बनता है, याद रखिएगा। VO4 3-, इसमें वेनेडियम का चार्ज +5 होगा, तो इसलिए वेनेडियम 3 में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये आयन नहीं बनाते हैं। क्रोमियम 6 CrO4 2-, ये बनते हैं, बिल्कुल बनाता है।
मैग्नीज का 4 में नहीं बनता है, मैग्नीज का 6 में बनेगा MnO4 माइनस, या फिर MnO4 2 माइनस। 6 में बने, 7 में बनेगा, 6 में बनेगा, 4 में नहीं संभव है सर, ते भी नहीं बनेगा। +2 में भी संभव नहीं है। मैग्नीज का किस में संभव है? +7 में एंड +6 में। क्रोमियम का +6 में संभव है। तो कौन नोन है? तो Cr का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में CrO4 2 माइनस बनाता है, ये सही स्टेटमेंट है। 22 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23, the negative value of delta H formation, enthalpy of formation in group 15 हाइड्राइड्स। देखो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली पूछता है कि कौन से हाइड्राइड सबसे मोस्ट स्टेबल है, ठीक है ना, कौन से हाइड्राइड सबसे मोस्ट स्टेबल। अगर एक ही वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव के मतलब जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है हाइड्राइड में? NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर निगेटिव का बात करेंगे तो निगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन घटेगा। तो सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी किसका होगा? अमोनिया का। सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव किसका होगा? अमोनिया का। इसलिए 23 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ एंड आल्सो ए स्मॉल साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा हो, साइज भी छोटा हो और p बॉन्ड अपने साथ बनाता हो। तो पता है SN नहीं बना पाएगा, SN ट्रिपल बॉन्ड, SN डबल बॉन्ड नहीं संभव है सर, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड बनेगा तो 2p ही बनता है। आपको पता है कि 3p संभव नहीं है। जब 3p संभव नहीं है तो बाकी 4p 5p कहां से बन पाएंगे? तो ये भी नहीं, सिलिकॉन में भी नहीं बनता है, सिलिकॉन SI डबल बॉन्ड SI नहीं बनाता है क्योंकि 3p ये नहीं संभव है। लेड भी नहीं बना पाएगा डबल बॉन्ड, तो ये भी नहीं बना पाएंगे। तो कौन p बॉन्ड बना पाएगा? कार्बन। यही सिर्फ 2p संभव है, बाकी कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। इसलिए 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द SiF6 is known whereas SiCl6 is not the main reason। SiCl6 स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। सिलिकॉन के अराउंड 6 जो बॉन्ड बनते हैं ना, ये 6 बॉन्ड में स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। 6 large chloride ion cannot accommodated around Si4+ due to the limitations of its size। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड Si4+, ये भी सही स्टेटमेंट है कि Cl और Si के बीच में जब बॉन्ड बनाएगा ना तो इंटरेक्शन वीक हो जाता है। फ्लोरीन और सिलिकॉन के बीच में, क्योंकि लोन पेयर इसमें सेकंड शेल से देगा, तो सेकंड शेल से अच्छा बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। जैसे सिलिकॉन और फ्लोरीन के बीच में कोई बॉन्ड बनाए और सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाए तो ये थर्ड 3p से देगा या 2p में देगा। ये अपना d में एक्सेप्ट करेगा तो 3d में एक्सेप्ट करेगा, भी 3d में एक्सेप्ट करेगा, तो इसका ओवरलैपिंग अच्छा होगा, इसका बॉन्ड अच्छा बनेगा, इसका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो ओवरलैपिंग भी पुअर है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट 6 लार्ज फ्लोराइड आयन ना, अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं तो फिर 6 लार्ज को कहां से एकोमोडेट कर पाएगा? ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो ए और बी सही इसका है, ए और बी सही है, थर्ड। तो 34 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O2 N2 एंड H2 आर, ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी N2 का है, फिर O2 का है, फिर H2 का है। यही तो ऑर्डर दे रहा है हमको, ये O2 का है, ये N2 का है और H2 का है। सबसे ज्यादा N2, उसके बाद O2, उसके बाद H2। N2 O2 H2 पहला ही ऑप्शन सही है। 37 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ए सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विथ NH3 टर्न्स ब्लू, इट कंटेन्स। ब्लू अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया के साथ कॉपर +2 रिएक्शन करके CuNH3 का होल 4+2
यही डीप ब्लू कलर देता है, याद रखिएगा। अगर सल्फेट होगा वहां पे ना तो इसको बोलते हैं स्वीटजर सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्वीटजर्स सॉल्ट भी इसको बोला जाता है। अगर कॉपर सल्फेट हो जाएगा तो कॉपर +2 यूज टू गिव द डीप ब्लू सॉल्यूशन विथ अमोनियम आयन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। This is all about your inorganic question. Thank you everyone. Thank you so much.